हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, जो स्टूडेंट गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी ये मार्च का एंड चल रहा है और इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक साल की तैयारी है वो तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए। गेट 2024 का प्लान जो कि आईआईएससी बैंगलोर कंडक्ट करवाने वाला है, तो इस बारे में बात करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस तरफ से होनी चाहिए, किस समय आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, पढ़ाई करते वक्त आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, मोस्टली गेट आपके पास में 1 ईयर एग्जाम अप्रोच है कि आप एक साल तक प्रिपरेशन करते हैं, धीरे धीरे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए चाहते हैं और अपनी मनचाहे डिजायर रिजल्ट की तरफ पहुंचते हैं। तो देखिए, गेट के बारे में मैं आपको पहली चीज बताता हूं कि गेट किस तरह एग्जाम, गेट किस बारे में बात करता है। इस बारे में बात करते हैं गेट किस तरह से बात कर रहा होता है। देखिए, गेट को एग्जाम को समझने के लिए आपको 3 बातों पे ध्यान रखना है कि गेट और ईएससी का जो बेसिक डिफरेंस है। गेट मोर कंसेप्चुअल पेपर है, वो कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा बात करता है उनको समझने के लिए कि गेट एक कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक ही कंसेप्ट पे आपके जेई के एग्जाम होते हैं, स्टेट एई के एग्जाम होते हैं, आपके पास में गेट का एग्जाम होता है और ईएससी का एग्जाम होता है। बट इन चारों एग्जाम में आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि आपके पास में जेई के एग्जाम में जनरली 1 मिनट से कम टाइम में सोल्व होने वाले क्वेश्चन मोस्टली थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल जो बेसिक टिप्स पे सोल्व हो जाए, या आपको डेटा बहुत याद रखना पड़ता है। वहीं जब आप गेट एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो गेट एग्जाम में क्या होता है कि आपको डेटा से ज़्यादा डेटा वो इन जनरल क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देते हैं। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कोई कंसेप्ट का डेरिवेशन कहाँ से आ रहा है, अगर उस डेरिवेशन में कोई चीज़ें चेंजेस कर दे तो क्या होता है, अगर उनके आपने कुछ अजम्पशन मान के रखे हुए हैं जिस पर आपने वो डेरिवेशन किया, अगर उन अजम्पशन में चेंजेस कर दे तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपकी अप्रोच देखी जाती है कि कंसेप्चुअली आपको कितनी पकड़ है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गेट के 3 पैरामीटर जो मुझे लगते हैं कि क्या होता है कि सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हर की सेडिमेंटेशन है तो सेडिमेंटेशन में क्या कंसेप्ट लग रहे हैं, ड्रैग फोर्स क्या आ रहा है, बाउंसी वेट क्या होता है, आपके पास में स्टोक्स लॉ कब अप्लाई होता है, किस तरह की बारे में बात कर रहे हैं, स्पेरिकल ही क्यों लिया गया, ये कंसेप्ट है। आपने पढ़ लिया कंसेप्ट। अब उस कंसेप्ट पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे आप देखें तो 2 तरह के मोस्टली आपको कंसेप्ट दिखते हैं, एक एनवायरनमेंट में और जहाँ पे आप सेटलिंग टैंक के बारे में बात करते हैं, दूसरा आपको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में जहाँ आप जीएसडी कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है कि क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच किया जाएगा वो कहाँ से पता चलेगा, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेंगे कि आपको पीवाईक्यू समझने होंगे। आप जब भी उस कंसेप्ट को पढ़ें तो आपको पीवाईक्यूज के बारे में बात करनी पड़ेगी कि पीवाईक्यूज किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से वो टॉपिक पे किस तरह से किस सब्जेक्ट के अंडर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो आपके वो जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं ये आपको पहली चीज तो अपने एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग देता है, दूसरा आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है कि आपकी कंसेप्ट जो है वो किस तरह से बात हो। तो पहली चीज आपके पास में ये याद रखना चाहिए कि देखिए, जब आप एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत टिप्स पे होने चाहिए, यानी जनवरी तक आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जनवरी तक आपके पास में सारे क्वेश्चंस के आप इतनी बार प्रैक्टिस कर ले कि वो पीवाईक्यूज आपको याद होने चाहिए कि यार इस पीवाईक्यू के ये आंसर होते हैं। रटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ कि उन्हें अगर आप 3-4 बार अप्रोच करते हैं, 3-4 बार आप उन क्वेश्चंस को लगाते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपको उस कंसेप्ट के बारे में सब कुछ पता चलता है और इस तरह से आपको क्वेश्चन याद हो जाते हैं। फिर जब गेट के एग्जाम में बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है आपके पास में वो यहाँ आपके पास में रहती है, ये बात एरर्स के बारे में। ये जो एस्पेक्ट है आपका एरर, कुछ लोग कहते हैं कि गेट एग्जाम इज ऑल अबाउट द एरर्स। इस एरर के रेस्पेक्ट में क्या बात है, टू मिनिमलाइज द एरर, कि आपको अपनी एरर को क्या करना पड़ेगा, मिनिमलाइज करना पड़ेगा कि जितनी मिनिमम हो आपकी एरर। देखिए, एब्सोल्यूट खत्म नहीं हो सकती एरर, है ना, ये बात आपसे एक्सपेक्टेशन करना भी गलत है। आप एक बात ध्यान रखिए कि जिसकी अंडर 10 रैंक है, अंडर 100 रैंक है, अंडर 200 रैंक है और 300 रैंक, इन लोगों की कंसेप्ट में कोई खास दिक्कत नहीं है ना, कंसेप्ट मोर और लेस सबको आ रहा है। गेम कहाँ चेंज हो रहा है, गेम यहाँ चेंज हो रहा है किसने कितनी कम एरर की,
एरर बहुत तरह की हो सकती है। क्या आप कंसेप्चुअल एरर की बात कर रहे हैं कि आपको कंसेप्ट में ही एरर है? जो टॉप 200-300 लोग हैं, इनकी कंसेप्ट में एरर नहीं होती, इनकी एरर होती है जनरली आपका फोकस नहीं था 3 घंटे, आपने वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आपको आंसर तो आया बट आपने वहां पे अंडर प्रेशर गलत ऑप्शन टिक कर दिया। तो ये जो बातें हैं आपकी कि ये एरर हैं सारी, इनको मिनिमलाइज करके जो जितनी अपनी एरर को मिनिमम करेगा उसका रिजल्ट उतना बेहतर होगा। तो स्टार्टिंग से फ्रॉम दी मार्च कि अगर आप आज से प्रिपरेशन चालू करते हैं, तब से आपका पर्सपेक्ट हमेशा ये होना चाहिए कि हम एरर को कैसे रिड्यूस करें। हमारी एरर को अप्रोच क्या होनी चाहिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, फास्ट कैलकुलेशन हो, गेट कैलकुलेटर पे आपकी मिस्टेक ना हो, क्योंकि गेट कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर में डिफरेंस है, तो वहां आप मिस्टेक ना करें, उससे फेमिलियर हो, 3 घंटे बैठने के आप आदी हो, 3 घंटे आपका फोकस बना रहे ताकि आप इन एरर्स को कम कर पाए। इन सारे एस्पेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं उस पर बात करते हैं कि कंसेप्ट के बारे में जब बात होती है तो कंसेप्ट के बारे में कैसे बात होगी। कि कंसेप्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो मोस्टली देखिए कि कंसेप्ट कैसे बिल्ड करें। पहले पॉइंट ये उठ के आता है कि कंसेप्ट कैसे बिल्ड करें। कि जब आप कंसेप्ट बिल्ड करते हैं तो देखिए कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको किस पर कमांड चाहिए कि जो नोट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं अपनी क्लास में, उन नोट्स पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि उनको आपको जैसे ही क्लास में पढ़ाया नोट्स पढ़िए, उन नोट्स के ऊपर आपको क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, और अगेन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं तो साथ में खुद भी सोल्व करिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नोट्स की पकड़ देते हैं। फिर जब आप उस क्वेश्चन पे कंसेप्ट नोट्स को पढ़े, आपने क्लास नोट्स या आप कोचिंग के कहीं से नोट लिखा है, उसके बाद में आपने क्या किया कि उन नोट्स को आपने यहाँ पे अच्छे से गो थ्रू हुए, उन पर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए। हर एक कंसेप्ट पे 1 या 2 क्वेश्चन आपने क्लास में सोल्व करवाते हैं इन जनरल, अगर आप सारी कोचिंग्स में देखेंगे। फिर भी आप खुद से 2-3 क्वेश्चन कहाँ से ट्राई करें, ईएससी मेंस से आप ट्राई कर सकते हैं कि ईएससी मेंस से आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, तो ईएससी मेंस में आप क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ में उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपकी पकड़, कंसेप्चुअल पकड़ कि क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए इस कंसेप्ट को लेके, वो आपका डेवलप होता है। जब आपके पास में अब इससे क्या हो, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर जो थर्ड टर्म आती है कि जब आपने एक बार कंसेप्ट नोट्स पढ़ लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिए, तो बैठ के उनके आप अपने क्या कर रही हो, शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए शॉर्ट नोट्स आपका खुद की पर्सनल चीज़ है, ये किसी से मत मांगिए, किसी दोस्त से मत मांगिए। क्यों? क्योंकि जब शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं तो उस प्रोसेस में आपको ये याद रहता है कि शॉर्ट नोट्स में आपकी क्या कमी है, आपको कौन सा फॉर्मूला भूल जाते हैं, किस कंसेप्ट को आपने किस तरह याद कर रखा है। जैसे मैं कहता हूँ SE = WG को सहवाग, तो आप इसे कुछ भी कह सकते हो, मेरा याद करने का तरीका। जैसे ब्रश आपका है, सोप आपका खुद का होता है, वैसे पर्सनल नोट्स, शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए। खुद के लिखोगे एक बार तो फिर से याद होंगे फॉर्मूलाज के साथ में वो कंसेप्ट जो आप बार बार मिस कर जाते हो वहाँ। उसमें एक सेक्शन ये कि आपकी एरर्स, कि इस क्वेश्चन को अप्रोच मारते हो आप हर बार कंसेप्ट में ये गलती करते हो, या इस फॉर्मूले में क्यूब की जगह स्क्वायर लिख देते हो, है ना, या आप हमेशा किलोग्राम को न्यूटन में चेंज करना भूल जाते हो। ये एरर्स को आपको लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट्स आपके खुद के पर्सनल होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरी चीज जो आपके पास में आती है कि शॉर्ट नोट्स हो गया, अब रिवीजन। देखिए एक बार पढ़ने से आपको नोट्स याद नहीं होंगे। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे डेटा है कि आप जब कैपिलरिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप डी को mm में लेते हैं, हाइट को मीटर में निकाला जाता है। जब आप बात करते हो सैंड या सिल्ट के लिए, जब आप क्ले के लिए बात करते हो तो सी आपका सेंटीमीटर में होता है, डायामीटर ऑफ ग्रेन्स भी आपका सेंटीमीटर में होता है, और हाइट भी आपकी सेंटीमीटर में निकल के आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बार बार रिविजन से होगी। तो क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, हर रोज सुबह उठ के किसी भी सब्जेक्ट का आधा 1 घंटा शॉर्ट नोट रिवाइज कर लीजिए। जितनी भी देर होती है उतना ठीक है, आधे घंटे में जो भी सब्जेक्ट जितना भी होता, क्योंकि अभी हमारे पास 1 साल है। जब आप इसे सम अप करेंगे तो बहुत हो जाएगा। और एक सब्जेक्ट खत्म होने के 10-15 दिन बाद या ट्वाइस वीक में आप एक बार उससे शॉर्ट नोट्स को पलटना चालू करिए, कि एक बार नोट्स पे भी नजर रहे, शॉर्ट नोट्स पे भी नजर रहे। शॉर्ट नोट्स किस लिए कि ग्रैस्प दे रहा है, और आपके मेन नोट्स किस लिए कि वो आपको डेप्थ दे रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना आगे। फिर जब आप बात करते हो कि देखिए अब हम बात करते हैं कि दूसरा जो मेन एस्पेक्ट आता है इस तैयारी का,
वो है टेस्ट सीरीज। देखिए टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट सीरीज आपको ये नहीं बता रहा कि आप इंडिया में किस रैंक पे खड़े हुए हैं, कि आप इस बार जो जितने भी एग्जाम दे रहे हैं वो लोग कहाँ पे खड़े हैं। टेस्ट सीरीज का जो मेन पर्पज है वो हमेशा बच्चे गलत लेते हैं। जब भी बात करो टेस्ट सीरीज के टाइम पे स्टूडेंट यही बोलते हैं हमारे इतने मार्क्स आ रहे सर, इतने नहीं आ रहे, उतने नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। अरे ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है इस बारे में। ये इस बारे में है कि टेस्ट सीरीज का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप जब एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहले कभी सोल्व नहीं किया, चाहे उससे सिमिलर सोल्व किया हो, बट वो क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, तो एक अननोन क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाना चाहिए सोल्व के लिए, वो अप्रोच डेवलप करना। टेस्ट सीरीज आपकी जुलाई में चालू हो जाती है, नियर अबाउट 24 टेस्ट मिलते हैं। तो एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए जो मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट देते हैं। देखिए जो जितने स्टूडेंट ज़्यादा एग्जाम को दे रहे होंगे, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आपको भी वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब उस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं तो उसमें ये होना चाहिए कि मेरी अप्रोच डेवलप होनी चाहिए। मैं हर बार पिछले टेस्ट से बेटर करना चाहिए क्योंकि मेरी अप्रोच का मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज आपने जैसे टेस्ट खत्म किया, रिजल्ट आपके सामने फ्लैश हुआ, उसके बाद आप ये देखें कि मैंने कितनी गलतियाँ की। उन गलतियों में जो एरर्स थी, क्या मेरे फोकस की वजह से थी, मिसकंसेप्शन की वजह से थी, या कंसेप्शन एरर थी, कंसेप्चुअल एरर, या फिर आपकी कैलकुलेटिव मिस्टेक थी। इनको लिखिए, उन एरर्स पर नोट डालिए, उस क्वेश्चन को बुकमार्क करिए जो आपसे गलत हुए, जो आपसे नहीं बने, ताकि जब रिवाइज करें टेस्ट सीरीज का तो वो आपके पास में मिले। तीसरा क्या कि देखिए कोचिंग में आपके पास में वैसे ही वास्ट सॉल्यूशन होता है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा विड्थ है। तो उसके बाद जो नए कंसेप्ट कभी कभी आपको टेस्ट सीरीज में नए नए कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज या जो भी टेस्ट सीरीज निकाल रही है वो आपसे वो प्रेशर को हैंडल करना सिखा रही है कि वो प्रेशर आप हैंडल कर पाएँ, जो प्रेशर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और वो प्रेशर कोई है किसी तरह से जनरेट नहीं हो सकता। जब टेस्ट देने बैठते हैं आप मेन एग्जाम गेट का, तो क्या होता है कि आपको वहाँ फील होता है कि 1 नंबर चला गया तो गलती हो जाएगी, 2 नंबर चला गया तो गलती होगी। तो वहाँ पर आप फ्लूक नहीं मारते, आप वहाँ तुक्के नहीं मारते, आप वहाँ बहुत ज़्यादा डरे होते हो। इस प्रेशर को कोई टेस्ट सीरीज बराबरी में नहीं ला पाती। तो वो आपसे नए कंसेप्ट देती है, तो आपसे कैलकुलेशन को बहुत हार्ड करती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए कि उनके जो नए कंसेप्ट आपको वहाँ मिल रहे हैं उन्हें अलग से एक कॉपी में लिखिए, उन कंसेप्ट को सीखिए, क्योंकि सॉल्यूशन में उनमें कंसेप्ट दिया होता है। तो उन कंसेप्ट के सॉल्यूशन को देखिए, सीखिए और लर्न करिए, ताकि आपके नए तैयारी होती रहे। और ये देखते रहिए कि आप खुद के पिछले टेस्ट से कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपकी कैलकुलेशन एरर कम हुई, क्या आपकी सेम रिपीटेटिव एरर्स कम हुई, क्या आपको नए क्वेश्चन की अप्रोच डेवलप की। ये तरीका है 24 टेस्ट जो एक टेस्ट सीरीज में इन जनरल रहते हैं, या 48 अगर आप 2 लेते हैं, तो इन सबको देखने का थ्रू आउट दी जुलाई अगस्त से नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जुलाई टू लेके नेक्स्ट वेब तक। तो ये आपको करते रहना। यहाँ तक आप बात समझें। फिर अगर हम बात करें आगे की, तो जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं और जो स्टूडेंट, ये तो आप एसेंस समझ गए, जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं या कॉलेज में, जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं या कॉलेज में, वो स्टूडेंट क्या करें कि उन लोगों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कैसे अप्रोच करना। वो स्टूडेंट जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ें, नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, PYQs लगाएं, ESC के, गेट के, और साथ साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहें। उनके लिए वो कोचिंग उन्हें वहाँ तक गाइड करते हुए लेके जाती है। तो आप इतना ही कर ले, क्योंकि कॉलेज भी जा रहे हैं या फिर कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो कोचिंग अटेंड करें डेली, उस पर डेली शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसका रिवाइज करें, और उसके गेट, PYQ और ESC ये जो आज क्लास में हुआ वो करते चले। यही बेस्ट तरीका आपके लिए इस चीज़ को अप्रोच करने के लिए। और लास्ट में जो स्टूडेंट यहाँ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो देखिए आपके पास में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4-5 महीनों में अपना अगर आप पढ़ चुके हैं तो वो ख़त्म करिए। अगर नहीं पढ़े तो वो स्टूडेंट जो नहीं मतलब 5 पिछले साल कोचिंग ले चुके हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो नोट्स लेकर आइए कहीं से, 5 महीने में अपना कोर्स खत्म करने की कोशिश करिए, ताकि उसी वक्त आप टेस्ट सीरीज दे पाएँ नए तरीके से। एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, क्योंकि लास्ट में आपको ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो आपके दिसंबर और
जो यहाँ पे जनवरी के अंदर। तो ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज में आपको ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज करिए, डेली बेसिस पे आधा घंटा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अपने PYQs के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए मिनिमम 3 to 5 टाइम PYQs लगाने के लिए आपके 5 से 6 महीने निकल जाते हैं, है ना। तो ये जो PYQs पे भी आपकी कमांड होगी तब भी आप मिनिमम 60 to 70 मार्क्स ला सकते हैं, जो वन ऑफ द गुड स्कोर है। तो आप ये करके भी काफ़ी अच्छा ला सकते हैं। आई होप आपके लिए ये सेशन काफ़ी जानकारी फुल रहा हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।